हेलो दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले वाला जो वीडियो था दोस्तों, उसमें हमने बात की थी आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 में हमने बात की जो राज्य की जो परिभाषाएं हैं, राज्य किसे कहते हैं, राज्य को अच्छी तरह से डिफाइन किया है दोस्तों। इसके साथ ही हमने आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल 13 क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ा था। जैसे हम कहेंगे न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बात की थी कि जो आर्टिकल जो 13 है उसमें बताया गया है कि जो न्यायालय को मूल अधिकारों का एक सजग प्रहरी के रूप में बताया गया दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमने इससे पहले वाली जो वीडियो उसमें हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 और 15 के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा जो मूल अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट्स है, उसमें हम बात करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा हम एक बार फिर से इसके ब्रीफ आइडिया हम लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल जो 12 है उसमें बताया गया दोस्तों कि राज्य की परिभाषा, राज्य क्या होता है दोस्तों। और इस राज्य की परिभाषा को हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था दोस्तों उसको बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा था। और उसमें बताया गया है कि दोस्तों कि आर्टिकल 152 यानी कि 152 में राज्य शब्द को अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है। और आर्टिकल 12 में भी इसमें बताया गया, कि राज्य क्या होता है। यानी कि भारत की जो सरकार, या हम कह सकते हैं संसद है, राज्यों की सरकार है या विधानमंडल है, सभी स्थानीय जो प्राधिकारी हैं और अन्य प्राधिकारी, इन सब को मिलाकर दोस्तों राज्य कहा गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि राज्य में किस श्रेणी में कौन कौन शामिल होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें बताया गया। जैसे जीवन बीमा निगम है, तेल एवं प्राकृतिक गैस जो आयोग है, ONGC है, एक IFC है यानी कि कारखाना वित्त निगम है, हमारी जो विश्वविद्यालय हैं, इन सभी को हम राज्य की श्रेणी में रखते हैं। और किन को राज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे जैसे मैंने बताया था NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपको ट्रेनिंग, ये आपको NCERT के ऊपर था। और एक आपको BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये इसमें किसमें आपके राज्य की श्रेणी में नहीं आते। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया था। और अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13 यानी कि आर्टिकल 13 में जो आपका जो न्यायालय होता है दोस्तों, न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बताया गया है। और सजग प्रहरी मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्यों कहा गया है, क्योंकि आपका जो हाई कोर्ट है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों ही कोर्टों को एक याचिका निकालने की शक्ति दी गई है। यानी कि रिट रिट ये निकालने की शक्ति दी गई है दोस्तों। ये मैंने आपको कल बताया था। कैसे आपको ये जो टॉपिक है दोस्तों, जो आपका आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसमें आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ आप जुड़े रहेगा, और अधिक से अधिक लोगों को ये अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके लिंक को शेयर करते रहेगा दोस्तों। तो बात कर रहे हैं, देखिएगा सजग प्रहरी क्यों कहा गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो उच्च न्यायालय यानी कि जो आपका जो हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 यानी 226 के अकॉर्डिंग एक रिट यानी कि याचिका निकालने की शक्ति का प्रावधान है। ऐसे ही दोस्तों आपका जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है, उसको आर्टिकल 32 यानी कि 32 के आधार पर रिट निकालने की शक्ति दी गई है। तो दोस्तों ये याचिका कितने प्रकार की होती है, आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों याचिका 5 प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन सी होती है उसको तो हम आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार वाला जो अधिकार वाला जो मौलिक अधिकार है उसमें हम पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से 5 आपकी रिट याचिकाएं होती हैं। एक देखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस कार्पस, एक परमादेश है दोस्तों। एक आपका क्या है, परमादेश यानी कि सॉरी हेबियस कार्पस है, ये मैंडेमस है। और एक आपका अधिकार प्रचक को वारंटो है दोस्तों, प्रतिषेध है, प्रोहिबिशंस है, ठीक है। और एक आपका उत्प्रेषण है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की याचिका हमारी जो
उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32, यानी कि इनको सभी को दोस्तों रिट यानी कि याचिका निकालने की शक्ति दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है आपको आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों वाला जो टॉपिक आएगा, यानी कि अधिकार हम जब पढ़ाएंगे दोस्तों, उसमें आपको बहुत ही मायने तरीके से इसको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों आगे की। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो आपके संविधान का जो पार्ट है 3, उसमें इसमें उसका उल्लेख किया गया है। और आपके आर्टिकल आपके 12 से 35 तक ये आर्टिकल चलते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों में। तो दोस्तों 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं दोस्तों। तो 6 प्रकार के मूल कौन-कौन से, थोड़ा-सा आप इसको थोड़ा-सा इसका ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, देखिएगा। एक आपका अधिकार है समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो आपके आर्टिकल 14 से 18 तक चलते हैं। ये पहला, इसको हम आज के वीडियो में थोड़ा-सा पढ़ेंगे दोस्तों, आर्टिकल 14 और 15 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद में आपका सेकंड जो आपका फंडामेंटल राइट है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक चलता है, यानी कि 19, 20, 21 और 22। इसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, ये दोस्तों आपका आर्टिकल चलता है 23, 24। इसके बाद में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, इसमें ने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि 25 से 28 तक चलता है, यानी 25, 26, 27 और 28 से इस धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है लोगों को। साथ ही हमें शिक्षा संबंधी अधिकार या संस्कृति, यानी कि आप कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, आर्टिकल 29 और 30, यानी कि 29 और 30 के अंदर दोस्तों इसमें बताया गया है दोस्तों। बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उनको हम बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आपका जो फर्स्ट जो मौलिक अधिकार है, उसका नाम है दोस्तों समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ओके। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, और इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं, उसको भी आप अच्छी तरह से समझिएगा दोस्तों। पढ़ते हैं आर्टिकल आर्टिकल 14 से 18, ने कि 14 से 18 तक, समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ओके। सबसे पहले बात अपन करते हैं आर्टिकल 14 की, बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा 14 क्या है। आर्टिकल 14 है विधि के समता का अधिकार दोस्तों, यानी कि विधि विधि क्या होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा देश का संविधान है, हमारी जो विधि यानी कि कानून है ना, ये सभी विधि होता है यानी कि कानून। तो कानून की समक्ष, यानी कानून के समक्ष सभी जो लोग हैं दोस्तों, ये सभी समान है, यानी कि इक्वल है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आपके आर्टिकल 14 बताएगी। लेकिन देखिए दोस्तों, और कुछ बातें इसमें हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि कानून के समक्ष समान माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया दिया, या कि देखिएगा आप, जैसे अमीर से अमीर व्यक्ति भी हो सकता है, गरीब से गरीब भी हो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो दोस्तों, ठीक है ना। उन सभी प्रत्येक व्यक्तियों को कानून की नज़र में बिल्कुल इक्वल, यानी कि समान समझा जाएगा या माना जाएगा दोस्तों। ये जो आपका जो ये टेक्निकल जो बात है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये दोस्तों हम कहाँ से लिया है दोस्तों, यानी कि अंग्रेजी या ब्रिटिश विधि से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एग्जीक्यूट किया गया है दोस्तों, यानी इसको लागू किया है, जोड़ा गया है दोस्तों। इससे इसमें अंग्रेजी और ब्रिटिश विधि से लिया गया है दोस्तों, किसको, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है। बात करते हैं आगे की दोस्तों। देखिएगा सेकंड टॉपिक इसमें आता है विधि का समान संरक्षण। देखिए बहुत ही टेक्निकल बात है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह समझिएगा। देखिएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, यानी कि विधि का समान संरक्षण, ये होता क्या है दोस्तों, देखिएगा क्या होता है। देखिएगा ये क्या होता है, देखिएगा दोस्तों, देखिएगा, यानी कि इसका अभिप्राय समाज के वांछित लोगों के संरक्षण से है दोस्तों। किससे, विधि का समान संरक्षण वांछित लोगों से है दोस्तों। यानी कि वांछित लोग क्या हो सकते हैं दोस्तों, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि समाज के हाशिए पे हो, या गरीब हो, या जहाँ जहाँ तक इन लोगों तक जहाँ पर पूरी तरह से रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों, इन सभी को वांछित लोगों के श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका अभिप्राय किसका, विधि का समान संरक्षण क्या है दोस्तों, इसका अभिप्राय समाज के वांछित लोगों से के संरक्षण से है दोस्तों। कैसे,
समाज के वंचित वर्गों के संरक्षण के लिए पृथक विधि का निर्माण किया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि समाज के वंचित वर्ग, जो ऐसे वर्ग जो इन सभी रिसोर्सेज, इन सभी से, यानी कि जो पूरी तरह से उनको पूरी तरह से संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, या विधि से बहुत दूर है, कानून से बहुत दूर है, इन सभी के लिए वंचित वर्गों के लिए संरक्षण के लिए दोस्तों एक अलग से, यानी कि पृथक विधि, यानी कि कानून का निर्माण किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो विधि का समान संरक्षण क्या होता है कि समाज के अंदर जो वांछित लोग होते हैं, उन सभी वांछित लोगों को, या हम यूँ कह सकते हैं वंचित लोगों को संरक्षण के लिए एक अलग से, यानी कि पृथक से एक विधि, यानी कि कानून का निर्माण किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये बात आपको आपके आर्टिकल 14 में बताई गई है दोस्तों। कुछ विशेष बात अपन कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, यह समानता का सकारात्मक अर्थ है, जिसके अनुसार ये जो आपका विधि का समान संरक्षण है, या हम यूँ कह सकते हैं समता या समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, उसमें बताया गया है कि ये जो समानता है, यानी कि समानता है, ये सकारात्मक सकारात्मक अर्थ है इसका, जिसके अनुसार क्या होते हैं सकारात्मक अर्थ, जिसके अनुसार समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, यानी कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए, साथ ही असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार भी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फिर से एक टेक्निकल बात आ गई है दोस्तों, कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार भी होना चाहिए, और असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार भी होना चाहिए दोस्तों। ये कैसे होगा उसको देखते हैं आगे की तरफ। देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि समानता के अंतर्गत भेदभाव किया जा सकता है। देखिए, ये फिर से टेक्निकल बात आ गई है कि समानता के अंतर्गत भेदभाव किया जा सकता है, बशर्त क्या है, यह तार्किक होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। यानी समानता के अंतर्गत भेदभाव किया जा सकता है, बशर्ते ये जो बात है ना, जिसमें अंतर्गत भेदभाव किया जा सकता है, वो क्या होनी चाहिए दोस्तों, तार्किक होनी चाहिए, अपनी मनमानी नहीं होनी चाहिए। आप कैसे देखिएगा, भेदभाव का आधार क्या हो सकता है, कैसे तार्किक होगा। देखिएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक भेदभाव का आधार, एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जिसे भौगोलिक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर जो रहने वाले जो निवासी होते हैं, जिनको सैनिक और अर्धसैनिक जो बल होते हैं दोस्तों, है ना, आर्मी होती है, उनमें सबको क्या कद में क्या दी गई है, छूट दी गई है। तो देखिएगा, ज्योग्राफिकल फैक्टर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये एक तार्किक बात हुई ना, तो ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपको जो आपका पहाड़ी जो एरिया है, आपको उत्तर पूर्वी राज्य है, उनमें जो जो निवासी है, रहने वाले जो निवासी हैं, उनको सैनिक या अर्धसैनिक बलों में क्या दिया गया, उनको कद में छूट दी गई। तो मेरे हिसाब से ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसमें तार्किकता की बात आ रही है ना। अब आप कहोगे कि जैसे राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के लोगों को भी दोस्तों सैनिक और अर्धसैनिक बलों में उनको कद में छूट देनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक जो आधार है वो ऐसा नहीं है। यहाँ बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं उनके अंदर ऐसा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भेदभाव का आधार, यानी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर के आधार पर, बेस के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कैसे, देखिए छूट में कद कैसे, देखिए आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके कुछ अपवाद भी हैं। क्या क्या अपवाद हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे इसके अपवाद क्या हो सकते हैं, समानता के आधार पर भेदभाव के कैसे हो सकते हैं। देखिए, आपको जो प्रेसिडेंट है, आपका जो गवर्नर है दोस्तों, इसके में देखो भेदभाव क्या होता है, अपवाद क्या हो रहा है। देखिएगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा अपने पद पर रहते हुए किए गए सभी सरकारी कार्यों के लिए उन्हें कभी भी न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अब देखिएगा, विधि के समान अपवाद ही बता रहा है दोस्तों। कैसे, यानी कि जैसे आपका राष्ट्रपति है या आपका राज्यपाल है, उन दोनों ही ऐसे पद होते हैं, इन पदों पर आसीन होने वाले पदाधिकारियों के प्रति न्यायपालिका के समक्ष उनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कैसे बताओ, कोई आपराधिक मामले नहीं चलाया जाएगा, भला ऐसा हो सकता है क्या, अपवाद है, ठीक है। और उनको फौजदारी मामलों में कभी भी उनको क्या नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किंतु किंतु परंतु क्या है, सिविल जो मामले होते हैं दोस्तों, उन सिविल मामलों के अंदर दोस्तों उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर आप सिविल मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर अगर आप मुकदमा चला रहे हो, तो दोस्तों उनको 2 महीने पूर्व एक नोटिस देना होगा।
तो ये दोस्तों आपकी समानता के अधिकार में भेदभाव की बात आती है। यानी कि भेदभाव की बात, एक आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर का जो भेदभाव वो आपको समझ में आ गया होगा, और एक आपका विधि के समान जो समानता के आधार पर जो अपवाद है दोस्तों, और सब जो अपवाद है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऊपर किसी प्रकार की न्यायपालिका के समक्ष उनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। कहने का मतलब उनको आपराधिक मामलों में मामला नहीं चलाया जा सकता, साथ ही उसको गिरफ्तार यानी हिरासत में नहीं लिया जाएगा फौजदारी मामलों में, साथ ही उन पर सिविल मामलों में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों उनके ऊपर जब सिविल मामला चलाया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा, चलाए जाने पर उनको 2 महीने पहले उनको दोस्तों नोटिस देना पड़ेगा। ओके, आगे की बात अपन करते हैं। भारत में कार्य करने वाले इस जो विदेशी जो राजदूत होते हैं दोस्तों, उनको राजनयिक परंपरा के आधार पर विधि के समक्ष उनको समानता में क्या दी गई है दोस्तों, छूट दी जानी चाहिए, दी जाती है। ओके, ये बात हो गई। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों आपका आर्टिकल 15, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं सामाजिक समानता का समानता का जो विचार है उसकी बात अपन कर लेते हैं। देखिएगा क्या बात बताई गई है कि जो राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ केवल, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात आती है दोस्तों, ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया बात आ रही है कि राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, कास्ट, रिलीजन, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इनमें किसी भी एक आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है दोस्तों, हमारे राज्य यानी हमारे भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति यानी कि कास्ट के आधार पर, रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पर, और लिंग के आधार पर यानी कि स्त्री और पुरुष के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात, सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि आर्टिकल 15 क्लोज 1, इस आर्टिकल 15 क्लोज 1 में राज्य यानी कि राज्य क्या कर सकता है, निवास और भाषा यानी कि आपका निवास और आपकी लैंग्वेज के आधार पर क्या कर सकता है, विभेद कर सकता है। तो एक तरफ तो आप जाति, धर्म, लिंग और मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन एक अमेंडमेंट करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया है, संशोधन किया, और एक सब आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 15 क्लोज 1। उसमें बताया गया कि राज्य जो होता है ना, वो निवास स्थान और भाषा के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव कर सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, एक और सब क्लोज है आर्टिकल 15 सब क्लोज 3, यानी कि आर्टिकल 15 क्लोज 3 यानी कि 3 में ये बताया गया है कि राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। यानी कि जो महिला है, ठीक है, और जो बच्चे हैं उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलप के लिए, उनके विकास के लिए दोस्तों एक विशेष प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया, देखिए इसमें और बात बताई गई है कि पहले संविधान संशोधन, देखिएगा दोस्तों, जो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों, उसमें आर्टिकल 15 क्लोज 4 यानी कि आर्टिकल 15 सब क्लोज 4 जोड़ा गया, और इसमें ये बताया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से यानी कि सामाजिक और शैक्षिक यानी कि शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो हम यूँ कह सकते हैं SC ST के जो लोग हैं, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 15 क्लोज 4 में एक नया प्रावधान लाया गया कि जो SC ST OBC वर्ग के उत्थान के लिए दोस्तों हमारे जो संविधान में एक संशोधन करके आर्टिकल 15 क्लोज 4 जोड़ा गया, और उसमें बताया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों का क्या किया जाना चाहिए, उत्थान किया जाना चाहिए। दोस्तों एक और बात कर लेते हैं दोस्तों, 93 संविधान संशोधन यानी कि 93 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात अपन करें तो इसके द्वारा ये बताया गया है कि सभी केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में यानी कि सभी जो केंद्रीय यानी कि जो सेंट्रल जो आपका जो
सेंट्रल जो एजुकेशन जो संस्थाएँ होती हैं दोस्तों उनमें और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में सामाजिक शैक्षणिक रूप से दोस्तों पिछड़े वर्गों के लिए एससी-एसटी के आरक्षण का इसमें प्रावधान किया गया है। आपको इसमें आपको याद रखना होगा, ये जो आरक्षण का जो प्रावधान है दोस्तों एससी-एसटी और ओबीसी का वो 93वें संविधान संशोधन में बताया गया है। किंतु दोस्तों आपका जो ये जो आरक्षण है दोस्तों अल्पसंख्यक यानी कि अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक जो संस्थाएँ होती हैं, उनमें बिल्कुल लागू नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आज का वीडियो मेरे हिसाब से आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है दोस्तों, उसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। कल हम बात करेंगे एक नए टॉपिक से, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।